डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना साहब से मैं गुजारिश करना कि वो आउन तो अपना पेपर पेश करो। डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना ये कराची से तशरीफ लाए हैं, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची से स्कॉलर हैं। इन्होंने मौजू है कि मुशायरे के इस्तेकाम में ज़ुबान का किरदार, माशरे के इस्तेकाम में ज़ुबान का किरदार। मोहतरम जनाब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगी गंधारा हिंदको एकेडमी के मुंतज़मीन को, जिन्होंने न सिर्फ ये कि आज की इस पुरवकार इल्मी व अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, बल्कि हिंदको ज़बान व अदब के साथ साथ दीगर पाकिस्तानी ज़बानों के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा किया। इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद का मुस्तहक़ समझती हूँ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब को भी, जिन्होंने न सिर्फ ये कि गंधारा हिंदको एकेडमी के का इंतज़ाम व इंसराम संभाल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबों से, तमाम इलाकों से हमसे राब्ते में भी रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करूँगी गंधारा हिंदको एकेडमी को इस बात के लिए भी कि इन्होंने एक साल में 100 किताबों की इशाअत की। मेरा ख्याल है कि उर्दू एक बहुत बड़ी ज़बान है, कौमी ज़बान है, और इसकी अशाअत की ज़िम्मेदारी एकेडमी अदबियात और अंजुमन तरक्की उर्दू ने भी अब तक ये फ़ख्र हासिल नहीं किया जो फ़ख्र गंधारा हिंदको एकेडमी ने हासिल किया है। मैं शुक्रिया अदा करूँगी ज़िया साहब का भी कि जिन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में अपने ख़यालात के इजहार का मौका दिया। कोई महरम नहीं मिलता जहाँ में, कोई महरम नहीं मिलता जहाँ में, मुझे कुछ कहना है अपनी ज़बान में। ख़वातीन व हज़रात, आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का मौका दिया गया है वो है माशरे के इस्तेहकाम में ज़बान का किरदार। ज़बान क्या है? अल्फाज का मजमुआ। अल्फाज क्या है? इंसानी हलक से निकलने वाली मुख्तलिफ आवाज़ का मखसूस इमला, निकलने वाली मखसूस आवाज़ का मखसूस इमला के सांचे में ढल जाना। इमला और तलफ़्फ़ुज़ से नए मफ़हूम तश्कील पाते हैं जो मुनफ़रिद ज़बान का, जो मुख्तलिफ ज़बान की बुनियाद बनते हैं। फिर यही ज़बान किसी भी माशरे की सक़ाफ़ती सरगर्मियों का ज़ख़ीरा होती है, जिसमें लोगों की इल्मी व फ़िक्री ख़यालात जमा होते हैं और उनका इजहार ज़बान के ज़रिए किया जाता है। तारीख़ी तौर पर यह बात साबित हो चुकी है कि किसी ज़बान की ज़िंदगी या मौत का दारोमदार इस पर होता है कि उसके बोलने वालों में किस कदर तख्लीकी सलाहियतें हैं, उसके दानिश्वर, मुफ़क्किर, अदीब व शायर अपने ख़यालात व अफ़कार से किस हद तक अपनी ज़बान को मालामाल कर रहे हैं। ज़बान के सही इस्तेमाल से माशरे में इस्तेहकाम पैदा होता है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन इसी के गलत इस्तेमाल से माशरा अदम इस्तेहकाम के नज़र भी हो जाता है। माशरे के इस्तेहकाम में ज़बान का किरदार सबसे ज़्यादा होता है। ज़िंदगी के तमाम अमूर इसी के सही व गलत इस्तेमाल से सरअंजाम पाते हैं। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, उसमें ज़बान के किरदार को नज़रअंदाज करना अपनी शनाख्त को नज़रअंदाज करने के बराबर है। इतनी सी बात तो अज़र मिनश-शम्स है कि माशरा ही क्या पूरी कौम के इस्तेहकाम के लिए ज़बान सबसे ज़्यादा किरदार अदा करती है, लेकिन इसके लिए ख़ुद ज़बान में भी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत होती है। गैर मुस्तहकम ज़बान कभी अपने माशरे और कौम को इस्तेहकाम नहीं बख्श सकती। इस तनाज़ुर में अगर हम पाकिस्तान में उर्दू समेत दीगर ज़बानों को देखते हैं तो सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक दिखाई देती है। हम आज से 70 साल पहले जाते हैं, जहाँ पाकिस्तान के तख्लीक की वजह
अपनी मिली शख्सियत और कौमी इनफरादियत को आज़ादी के साथ बरकरार रखना और वहदत के साथ अपनी कौमी वजूद को कायम रखना नज़र आता है, ताकि एक मुस्तहकम माशरा तश्कील दिया जा सके जो हमारी रवायत, हमारा माजी, हमारी तारीख, हमारी रंगारंगी ज़बान और सकाफ़त की अमीन हो। लेकिन आज 70 साल गुजरने के बाद भी हम कौमी सतह पर वहदत, यकजहती और मुश्तरक फ़िक्र व अमल से महरूम हैं। दो कौमी नज़रिए ने मुसलमानों को एक कौम होने का तसव्वुर दिया था। मुसलमान खा किसी भी इलाके का रहने वाला हो, एक ही कौम का फ़र्द है। इसी एहसास से जोग्राफियाई हुदूद हासिल करने के बाद हमें मिलजुल कर रंगारंग जिंदा और अमली कौम के कदोखात उभारने थे। लेकिन हुआ ये कि 70 साल के अरसे में मुस्लिम कौमियत का तसव्वुर गायब होता गया और उसकी जगह तेज़ी से इलाकाई कौमियत का तसव्वुर उभरता गया। माहिरुल कादरी कहते हैं, हमने माना कि हैं आज़ाद ज़मीनों के हुदूद, हमने माना कि हैं आज़ाद ज़मीनों के हुदूद, निगाह और दिल पे तो गैरों की हुकूमत है अभी। इलाकाई कौमियत के तसव्वुर ने ज़बान की इलाकाई कौमियत के तसव्वुर ने और ज़बानों की तफरीक ने 5 सूबों के मुल्क को 4 सूबों का मुल्क बना दिया। आज ये चारों सूबे अपनी अपनी अलग शनाख्त की तलाश में हैं, जिससे कौमी इत्तेहाद खतरे में आ चुका है। हम भूल गए हैं अपने तंग दायरे से निकलकर अपनी शराब को वसअत देते हैं। डॉक्टर जमील जालवी कहते हैं, कौमी सतह मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करती है, जहाँ हर शख्स किसी इलाके से वाबस्ता रहते हुए भी खुद को एक बड़े मुल्क का, एक बड़े खित्ते का हिस्सा समझता है, जहाँ अपने मुल्क की हर चीज़ अजीज़ होती है, जहाँ नफरत के बजाय मोहब्बत की खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर करती है। अमेरिका के साबिक सफ़ीर मिस्टर बेंजामिन एच हलर्ट ने अपनी तकरीर में सकूत ढाका पर रोशनी डालते हुए कहा था, सकूत मशरिकी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की शिकस्त की वजह ये थी कि तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों ने अपने आप को बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान पहले समझा और पाकिस्तानी बाद में तसव्वुर किया, यानी वो इलाकाई तासुब में उलझ गए। माहिरुल कादरी कहते हैं, कौम की कौम ही आसूदाए गफलत है अभी, कौम की कौम ही आसूदाए गफलत है अभी, क्या किसी और तबाही की ज़रूरत है अभी। जर्मन फ़लसफ़ियों और दानिश्वरों ने ज़बान की बुनियाद पर जर्मन कौम की बुनियाद डाली, जो कि सियासी तौर पर कई रियासतों में बटी हुई थी, मगर ज़बान के रिश्तों ने उस सियासी तक़सीम को ख़त्म करके उन्हें मुत्तहिद कर दिया और आगे चलकर मुख्तलिफ रियासतें मिलकर मुत्तहदा जर्मनी में जम हो गईं। इसी जर्मनी मॉडल को अरबों ने 1960 की दहाई में इस्तेमाल करते हुए अरब नेशनलिज्म को फ़रोग़ दिया और ज़बान की बुनियाद पर अरबों को मुत्तहिद करने की कोशिश की, और ज़बान का असर ये था कि अरब मुसलमान और अरब ईसाई मिलकर एक कौम बन गए। तो जनाब, हमें तंग नज़री तर्क करके मस्बत नुक्ते नज़र अख्तियार करना होगा। इलाकाई, सकाफ़ती, लसानी और समाजी बुनियादें यकीनन बहुत अहम हैं, लेकिन उनकी अहमियत इस नज़रिए से ज़्यादा नहीं हो सकती कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान कायम हुआ। माशरे के इस्तेहकाम के सिलसिले में बहुत सी बातों की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत ज़बान का एक होना है। मुख्तलिफ ज़बानें या बहुत सी ज़बानें बोलने तक तो ठीक है, लेकिन इन सब में एक बड़ी ज़बान का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ज़िंदगी के तमाम अमूर को मुख्तलिफ बोलियाँ बोलने वाले तमाम लोग हल कर सकें। जैसे हमारे यहाँ उर्दू एक बड़ी ज़बान है, जिसमें तमाम काम अंजाम देने की सलाहियत भी भरपूर है। जब तक इस बड़ी ज़बान को हर सतह पर नाफिज नहीं किया जाएगा, तब तक मुआशरे में इस्तेहकाम एक ख्वाब से ज़्यादा हैसियत नहीं रख सकता। बहुत सी ज़बानों की जगह एक ज़बान को ज़िंदगी के तमाम उमूर के लिए मुंतखब करना बहुत ज़रूरी है।
اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کی بولیوں کو خیر بات کہہ دیں، بلکہ وہ اپنی علاقائی بولیوں سے بھی رشتہ مضبوط رکھیں، لیکن زندگی کے بڑے کاموں کے لیے کسی ایک زبان پر بھی متفق ہو جائیں۔ جیسے کسی بھی ملک کی رعایا خود میں سے کسی ایک کو بادشاہ بنا لیا کرتی ہے اور اس کی بادشاہت پر متفق ہو جایا کرتی ہے، تاکہ ملک و قوم کے جملہ معاملات صحیح طریقے سے انجام پا سکیں۔ اس کی مثال ہمارے ہاں اردو کے روپ میں موجود ہے۔ سب شاعر و ادیب اپنے علاقے کی اپنی زبانوں میں شعر و ادب تخلیق بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی زبان اردو میں بھی اپنے جوہر دکھاتے رہتے ہیں۔ اور ادیب و شاعر کا یہی وہ عمل ہے جو غیر محسوس طریقے سے پاکستان کے مختلف علاقوں کے مختلف زبان بولنے والی عوام کو محبت و یگانگت کی ایک لڑی میں پروتے جا رہے ہیں۔ کبھی ہمارے اردو شعر و ادب میں فارسی، عربی و ہندی الفاظ و تراکیب کی بھرمار ہوتی تھی، آج پاکستانی اردو ادب میں علاقائی تلمیحات نے جگہ لے لی ہے۔ سندھی، بلوچی، پنجابی، سرائکی، ہندکو و پشتو الفاظ و تراکیب، تشبیہات و استعاروں نے جگہ لے لی ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ صحت مند معاشرے میں علاقائی زبان و ثقافت قومی زبان و ثقافت کو استحکام بخشتے ہیں۔ مختلف علاقوں کا تہذیبی ماحول ایک ایسا ڈھانچہ تیار کرتا ہے جو بحیثیت مجموعی قومی روح کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے میں علاقائی زبان و ثقافت نہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کی ذیلی شناخت ہی باقی نہ رہے، اور نہ اتنا قوی کہ قومی سطح پر ان کا وجود آپس میں برسر پیکار ہو جائے۔ قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ ہر علاقے کے رہنے والے ایک دوسرے کے مسائل اور تہذیبی نظام میں دلچسپی رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کے جذبات اور خیالات کا احترام بھی کرتے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے طور طریقوں، رسوم و رواج، عادات و خیالات، ضرورت و حالات سے واقفیت رکھتے ہوں اور ان میں دلچسپی بھی لیتے ہوں۔ بہت شکریہ۔